गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। वर्ग 10 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल 10th ऑनलाइन क्लास में। अभी यह वीडियो सीरीज भौतिकी विषय का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से संबंधित चल रहा है। यदि आप इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे पूरा देख लें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पणों के उपयोग के बारे में। इससे पहले हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन का नियम, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उसका किरण आरेख, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। इन सभी का वीडियो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है या प्लेलिस्ट का लिंक उपलब्ध है जहां आप सब कुछ देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण, शेविंग मिरर्स के रूप में उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी अवतल दर्पण का उपयोग है। कहाँ कहाँ है, तो टॉर्च में इसलिए किया जाता है कि प्रकाश जब निकले तो एकदम समानांतर सीधे गमन करे। सर्च लाइट में भी किया जाता है, वाहन के हेडलाइट में किया जाता है। गाड़ी का जहाँ से लाइट निकलता है रात्रि में, आप लोग लाइट जला के गाड़ी जो चलाते हैं तो वो लाइट जलता है, हेडलाइट से जब निकलता है तो उस हेडलाइट के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि लाइट जो है एकदम सीधी रेखा में समानांतर बहुत दूर तक आपको दिखाई दे। शेविंग दर्पण के रूप में भी उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। दंत विशेषज्ञ दांत के इलाज में दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब चलिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये देखते हैं हम लोग। तो उत्तल दर्पण का दो केस है, एक अनंत पर और दूसरा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच। ये दो केस है, एक अनंत पर और एक अनंत और ध्रुव के बीच। ये दो ही केस है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का, याद रखिएगा। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। ठीक है, और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। सीधा बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, अनंत पर जब उत्तल दर्पण में कोई बिंब रहेगा, कोई वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। और अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच अगर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण के पीछे, छोटा, आभासी तथा सीधा। कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको मिलेगा किस दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, फिर प्रश्न पूछा जा सकता है किस दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।
आगे क्या पढ़ना है, उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ना है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, तो वाहनों के पश्च दृश्य विंग दर्पण के रूप में, साइड मिरर के रूप में ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे से वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सामर्थ्य बनाते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, साइड मिरर के रूप में। अब आपको पढ़ना है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या है, तो जो दूरी प्रकाश के दिशा में मापी जाएगी वह धनात्मक होगी। सबसे पहला देखिए, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ये सभी है चिन्ह परिपाटी। कोई भी दूरी मापा जाएगा अगर दर्पण के अंदर, तो कहाँ से मापा जाएगा, ध्रुव से ही मापा जाएगा, पोल से मापा जाएगा। मूल बिंदु से दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप एक फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए, एक्स डेक्स क्या है, एक्स अक्ष है। जब ऊपर की तरफ कोई वस्तु है तो वो धनात्मक होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आइए देखिए, यहाँ पी पोल है, अगर पोल से बाईं तरफ मापेंगे कोई दूरी तो निगेटिव होगा, माइनस होगा, और पी से दाहिने तरफ अगर दूरी मापेंगे तो वो धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये आपका चिन्ह परिपाटी है। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। अब दर्पण सूत्र आपको पढ़ना है, तो क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। ये दर्पण सूत्र होता है। अब v क्या है, तो v है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी पोल से, और f क्या है फोकस दूरी। ठीक है, तो ये दर्पण सूत्र होता है, इसे याद रखें। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से दर्पण सूत्र कौन सा है, तो इसे याद रखिएगा तो आप अच्छे से बना पाइएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। अब आइए आवर्धन समझते हैं। आवर्धन क्या होता है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। आवर्धन आपको क्या बताता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह बिंब से कितना गुना बड़ा या छोटा है, यह आपको आवर्धन बताता है। तो आवर्धन, अगर h बिंब की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है, और h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो आवर्धन को m से सूचित करते हैं। तो m बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, m बराबर h डैश बटा h, ये होगा। आवर्धन m बिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी से भी संबंधित है। इसे व्यक्त किया जाता है, कैसे व्यक्त किया जाता है, तो m आवर्धन बराबर वस्तु की दूरी नीचे होगा और प्रतिबिंब का दूरी ऊपर होगा। आवर्धन बराबर m बराबर क्या होगा, मैग्निफिकेशन कहते हैं आवर्धन को, इसलिए m से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, -v/u। आप वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाइयों से संदर्भित करके निकाल सकते हैं आवर्धन। साथ में वस्तु की दूरी ध्रुव से और प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, इसका उपयोग करके भी आप आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, -v/u। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए।
तथापि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। एकदम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस पॉइंट पर। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का क्या मतलब होता है? तो ऋणात्मक चिन्ह का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो बना है वह वास्तविक है। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह क्या बताता है? तो प्रतिबिंब जो बना है वह आभासी है, एकदम उल्टा है। ऋणात्मक का मतलब आप आभासी नहीं समझिएगा, ऋणात्मक का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना। इसलिए आवर्धन के मान में अगर ऋणात्मक आ जाए तो आप क्या समझिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है, और धनात्मक आ जाए तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आवर्धन कंप्लीट हुआ दोस्तों। आवर्धन आप समझे कि नहीं ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन आपको पढ़ना है। तो अपवर्तन क्या है? किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जाने की जो घटना है उसे अपवर्तन कहते हैं प्रकाश का। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करती प्रतीत होती है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है? क्या यह अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदलता है? हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, कई बार पूछा जाता है कि आप इसका फिगर बना के बताइए कांच के आयताकार स्लैब से किस प्रकार से अपवर्तन होता है। तो आप यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं, ई से कोई प्रकाश चली एफ, यहाँ पे इस कांच के ओ बिंदु पे टकराई, और चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। हवा क्या है? विरल माध्यम है, और शीशा क्या है? सघन माध्यम है। तो किधर झुकेगी? तो विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ यह अभिलंब है एन एन डैश, तो इधर मुड़ गई प्रकाश की किरण, जबकि इसका वास्तविक पथ जो है वो डैश डैश करके दिखाया गया है। फिर इधर मुड़ के आई तो यहाँ आई। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगी। तो ये देखिए यहाँ पे दूर भाग गई। तो यही आपको दिखाना होता है कि किस प्रकार से जब विरल माध्यम से सघन में जा रही है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ रही है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में पुनः जा रही है तो वह अभिलंब से दूर हट रही है। तो इस तरह का फिगर आप बना दें। यदि पूछा जाए कि आप आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाइए, तो आप इस तरह का फिगर बनाइएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के बारे में पढ़िए क्या होता है। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो समीकरण 10.4 में दाएं पक्ष में प्रकट होने वाला स्थिरांक है। ठीक है, क्या है? n/1, मतलब अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, v1/v2। ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, इसे याद रखिए आप। ठीक है, ये अपवर्तनांक है। माध्यम 1 निर्वात में वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात में सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह केवल n2 से निरूपित किया जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है तब माध्यम का अपवर्तनांक nm क्या होगा? nm होगा वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल c/v। इस सूत्र से आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, प्रकाश की चाल के सूत्र से। तो यहाँ पे सभी पदार्थों का अपवर्तनांक दिया हुआ है। आप देखेंगे
हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है 2.42। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रश्न आ गया गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। अब लेंस के द्वारा, यह देखिए कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है, क्योंकि इसका जो सतह है, बाहरी सतह, वह उठा हुआ है, तो उत्तल लेंस है। प्रकाश की किरण जब समांतर रेखा में चलेगी प्रधान अक्ष के, तो वह फोकस से होकर गुजरेगी, जैसा कि आप सभी को पढ़ाया गया है इससे पहले वाले टॉपिक में। तो एक जगह जब मिलती है नहीं, तो उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। या फिर यहाँ लेंस है, तो लेंस के केस में क्या होगा? अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस कैसा लेंस होता है? तो अभिसारी लेंस है, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकाश की किरणें जो है एक जगह इकट्ठा हो जाती है। देखिए यहाँ पे F2 पे इकट्ठा हो रही है, इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे अवतल लेंस है, द्विअवतल लेंस, द्विअवतल लेंस है, तो अपसारी लेंस कहेंगे। यहाँ एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ लग रहा है ना इस बी वाले फिगर में कि F1 से आ रही है प्रकाश की किरण, डॉट डॉट करके दिखाया गया है। एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है कि वो आ रही है, ऐसा लगता है, आभास होता है कि फोकस से आ रही है, तो इसे अपसारी कहते हैं। यह द्विउत्तल लेंस ऊपर वाला आप देखे हैं ए में, जिसे अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंसों को, और आप द्विअवतल लेंस यहाँ देख रहे हैं, तो इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ बताया गया है, फोकस, द्वारक, मुख्य फोकस, सब कुछ बताया गया है। बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। तो यहाँ पे उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण के जैसा बनता है। आप इसको याद रखें, अगर आपको अवतल दर्पण का पूरा प्रतिबिंब याद है तो उत्तल लेंस याद हो जाएगा, और उत्तल दर्पण में जो बनता है वो अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उससे यह रिलेटेड है। आप देख पा रहे हैं यहाँ अनंत पर है तो फोकस पे बनेगा, अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र पर है, देखिए 2F वही लिखा हुआ है वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। बिल्कुल सेम टू सेम जैसा कि आप अवतल दर्पण में पढ़े थे, वैसा ही उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति है, और वैसे ही यहाँ पे अवतल लेंस में जैसा कि आप उत्तल दर्पण में पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति है। ठीक है, तो आप इस तरीके से किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। ये देखिए लेंस से इस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा है। किरण आरेख का उपयोग करके आप ये बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यहाँ वस्तु है AB, A से प्रकाश की किरण चली, C से टकराई, F से होकर गुजरी, और ये प्रकाशीय केंद्र O से गुजरा ये, और F के थोड़ा सा पहले यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया है ना। किरण आरेख के द्वारा आप समझ सकते हैं इन सभी पॉइंट्स को। ये सब आपको पढ़ना है विशेष रूप से इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा आप सबके लिए। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।